Okay, hi everyone. My name is Mahima and I'll be taking your current affairs sessions from now on. Okay. So first of all, I don't think I have to explain you the importance of current affairs, right? यहाँ पर half of the students are aspiring for IAS and half are aspiring for IES, Economic Service, right? So first, I'll tell you about in which section is current affairs important in both of yours exam. Okay, so for IAS, first of all, in your first level, that is prelims also, current affairs is very important. So we'll be covering only economics current affairs. Okay, सिर्फ economy के cover करेंगे और वो भी आपके prelims में is very important. Prelims के अगर आपने previous year questions solve करे हैं तो mostly the questions are asked from current events. And अगर static भी पूछा गया है तो वो because it is in current affairs going on, that is why वो static portion लेकर उससे कुछ static content पूछा जाता है, right? So in prelims also it is important. Then in mains आपका जो optional का इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट है, वहाँ पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, देन उसके अलावा GS3 में द फर्स्ट टॉपिक्स आर ऑफ इकोनॉमिक्स, सो इन दैट ऑल्सो यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स. ओके, सो दैट इज फॉर IAS. IES के लिए इन योर इंडियन आपका सेपरेट पेपर होता है इंडियन इकोनॉमी का, तो उसमें करंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. एंड उसके अलावा इंटरव्यू फॉर बोथ द एग्जाम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपका या तो इकोनॉमी बैकग्राउंड है या फिर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के हो, तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू दे विल बी आस्किंग यू फ्रॉम इकोनॉमिक्स. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन इकोनॉमी, राइट? सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस फॉर करंट अफेयर्स फॉर यू ऑल. नाउ हाउ यू विल बी कवरिंग. ओके, so what are the sources that you need to cover and how we will be proceeding in the classes that I'll be discussing. So आपको पहले तो इकोनॉमिक सर्वे इज इम्पॉर्टेंट, बजट इज इम्पॉर्टेंट, ये बताने की ज़रूरत नहीं है. तो 2024 का जो आएगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है? अगर आपको 2023 का भी रेफर करना है, सो उसके लिए द क्लासेस आर अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल, सो यू कैन सी द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ दिस ईयर, right? The classes you can see, and for next year we'll be discussing when it will come. उसके अलावा important articles, अब ये सारे न्यूज़पेपर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको कोई भी 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं. ओके, सो यू कैन ईदर फर्स्ट, हिंदू तो सभी प्रेफर करते हैं, सो हिंदू तो पढ़ना ही है आपको, या फिर इंडियन एक्सप्रेस. हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक, और इकोनॉमी के लिए मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स में से. बट आई वुड प्रेफर मिंट, मतलब मुझे पर्सनली आई प्रेफर मिंट, बाकी आपको जो पसंद हो वो आप कर सकते हो. तो कोई भी एक नॉर्मल न्यूज़पेपर, दैट इज हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और इकोनॉमी के लिए यू हैव टू रेफर मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स. ओके, सो दिस इज फ्रॉम द आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर. सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम भी यही करेंगे, वी विल बी कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स ओनली. आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट होगा वो कवर करेंगे, राइट? उसके अलावा वेबसाइट्स, EPW की वेबसाइट, PIB की वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI की वेबसाइट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे कुछ भी न्यू आर्टिकल्स आते हैं तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. ओके, सो दीज आर द सोर्सेज दैट यू शुड कवर बाय योरसेल्फ एंड वील ऑल्सो ट्राई यहाँ पर इन द क्लास दैट वील बी कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हियर. ओके, सो आज अभी वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम, बिकॉज अब आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अपेयर होना है, तो मेनली बोला जाता है कि पिछले 1.5 से 2 साल का आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स, ठीक है? लेकिन अब इतना पीछे तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम May 2023. ओके, वहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे दैट वी हैव इज RBI ने 2000 के नोट्स विड्रॉ करे. सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट demonetization? कैन यू कॉल इट एज demonetization? व्हाई? हाँ, they haven't these statement says that they are shutting down the best, reduce its circulation in the economy. ओके, हाँ, जो क्या हाँ, तो मेन क्या वर्ड आप यूज कर सकते हो इकोनॉमिक वर्ड उसके लिए? लीगल टेंडर, राइट? 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500 और 1000 के नोट्स का क्या हुआ था, उनका लीगल टेंडर का स्टेटस हटा दिया गया था, राइट? तो अभी हम इसका बेसिक समझते हैं, ठीक है?
क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन बन के आता है तो आपको सिर्फ इतना नहीं पूछा जाएगा, यू विल हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, सो यू शुड हैव द डीप एनालिसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ओके, सो फर्स्टली टेल मी, अगर हम करेंसी नोट्स के बारे में बात करते हैं, नोट्स प्रिंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? और नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की अथॉरिटी किसके पास है? किसके पास? बैंक्स के पास. मतलब अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नमेंट या आरबीआई? आरबीआई. कॉइन्स की? कॉइन्स को प्रिंट करने की, कॉइन्स को मिंट करना वर्ड यूज किया जाता है, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स की अथॉरिटी किसके पास है? और डिस्ट्रीब्यूट करने की? डिस्ट्रीब्यूट करने की आरबीआई के पास है. डिजाइन कौन करता है नोट्स को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नोट्स को डिजाइन कौन करता है? गवर्नमेंट. और कोई? नोट्स को डिजाइन करता है आरबीआई, लेकिन वो पहले डिसाइड करेगा द डिजाइन ऑफ आरबीआई, सॉरी द डिजाइन ऑफ नोट्स, फिर उसको अप्रूवल लेना होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड देन इट विल प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द नोट्स. कॉइन्स को डिजाइन कौन करता है? गवर्नमेंट डिजाइन करती है कॉइन्स को. ठीक है, अब ये बताओ कि एक ऐसा नोट होता है जो आरबीआई प्रिंट नहीं करता. कौन सा नोट होता है? क्यों नहीं करता? पर क्यों? वाई? 1 रुपये का नोट आरबीआई क्यों प्रिंट नहीं करता है, गवर्नमेंट क्यों करती है? वन रुपये का नोट, सिंपल सी बात है, 1 रुपये का नोट आरबीआई इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब भी कैलकुलेशंस होती हैं और काउंटिंग होती है ना, तो 1 रुपये के नोट को कॉइन्स में काउंट किया जाता है. दैट इज वाई गवर्नमेंट प्रिंट करती है 1 रुपये का नोट. ठीक है, अब इसके अलावा मिंटिंग प्रेसेस कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? कॉइन्स जहाँ पर मिंट किए जाते हैं कहाँ कहाँ पर है? वो नोट्स का बता रहे हो, कॉइन्स का? हाँ, हैदराबाद, नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई. ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉल बेसिक्स. ठीक है, अब आते हैं अनाउंसमेंट जो हुई है अबाउट द विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज. नाउ टेल मी, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो हमने लीगल टेंडर की बात की ना. लीगल टेंडर की डेफिनेशन पता है किसी को? हाँ? आवाज नहीं आ रही यहाँ तक. Yes, legally accepted as a medium of exchange. So basically, क्योंकि whenever you will be asked the questions, legal tender बहुत बार word use किया है न्यूज़पेपर्स में. So this is important. आपको जो keywords होते हैं ना, उनकी definitions पता होनी चाहिए ताकि आप replicate कर सको अपने answers में. Okay, so legal tender, the definition, if you want to say, then it will be when any currency which is notified by the government and can be used for the settlement of debt. Okay, settlement of debt का मतलब ये है कि आप डेट का मतलब ये नहीं कि आपने लोन लिया है सिर्फ उसके लिए आप डेट बोलते हो. सेटलमेंट ऑफ डेट दैट मीन्स कि अगर आप किसी शॉप पे भी जाते हो, कुछ परचेज करते हो, तो एक तरीके से आपने परचेज कर लिया तो वो डेट ही हो गया ना एट द शॉर्ट टाइम. ठीक है, तो उसको सेटल करने के लिए दैट इज द लीगल करेंसी. ओके, सो दैट इज नॉन एज लीगल टेंडर. और जो मेन डिफरेंस है बिटवीन 500,000 का डीमोनेटाइजेशन एंड 2000 का ये वाला इज दैट कि एट दैट टाइम क्लियरली इट वॉज मेंशन दैट इट इज the legal tender status is withdrawn from these currencies. तो उस टाइम पर 500, 1000 के नोट्स उसी वक्त, मतलब आफ्टर द नेक्स्ट डे, वो सिर्फ एक कागज बच गए थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी. बट फॉर 2000 लीगल टेंडर स्टेटस इज स्टिल देयर, बट टिल 30th सितंबर वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट. इट मे हैपन दैट उसका भी लीगल टेंडर चला जाए. ओके, सो दिस इज टिल 30th सितंबर. नाउ अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, वाई, क्यों किया ये?
क्या रीजंस है? मतलब किसी ने अगर पढ़ा है तो उसमें क्लियरली कुछ रीजंस मेंशन थे बाय द आरबीआई. Used to maintain the supply of money in the economy, but now the supply of money in the economy is at a good rate, so they are now withdrawing this. Okay. Enough level of Supply of 500 notes. supply of 500 notes. अच्छा ठीक है. और कोई? करेक्ट करेक्ट. मतलब आप पॉइंट पे आ रहे हो. सो फाइन. नेक्स्ट. और कोई? किसी और को कुछ बोलना है? ओके. फर्स्ट पहले तो हम एक आई विल आस्क यू अबाउट वन पॉलिसी दैट इज क्लीन नोट पॉलिसी. किसी ने सुना है अभी न्यूज में रिसेंटली? क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में पता है? क्लीन नोट पॉलिसी 1991. It is the duty of the central bank to provide notes that are not damaged or have undergone any technical damage. So basically, they also undertake activities. So basically in 1991 जब ये क्लीन नोट पॉलिसी दिस वाज गिवन बाय आरबीआई कि देयर विल बी सम नोट्स विच आर स्पॉइल्ड, देयर विल बी सम नोट्स विच आर काउंटरफीटेड और देयर विल बी सम नोट्स विच आर ओल्ड. ठीक है. तो उनको रिप्लेस करके वी नीड टू ब्रिंग न्यू करेंसीज, न्यू नोट्स इन द मार्केट. ओके. सो दैट इज नोन एज क्लीन नोट पॉलिसी की खराब नोट्स नहीं होने चाहिए मार्केट में. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स. तो जब आरबीआई से पूछा गया कि व्हाई दिस इज हैपनिंग अबाउट 2000 नोट्स, तो वन ऑफ द रीजंस दे गेव वाज दिस वन कि क्लीन नोट पॉलिसी है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ डिमोनेटाइज नहीं कर रहे हैं, दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी बाय द आरबीआई. ठीक है. सो दिस इज वन रीजन. सेकेंड, एज शी सेड कि अब 2018-19 जो हमारे पास फिलहाल जितने नोट्स हैं ना मार्केट में 2000 के, वो 2018-19 के बाद 2018-19 से पहले 89% ऑफ दोज नोट्स वर प्रिंटेड. उसके बाद बहुत कम नोट्स प्रिंट हुए हैं. सो दैट मीन्स उसका यूज ही बहुत कम हो रहा है मार्केट में. ठीक है. सो 89% ऑफ नोट्स वर प्रिंटेड बिफोर 2018-19. ओके. सो सेकेंड रीजन इज दिस. अब यूज कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है यूज? मतलब व्हाई डू यू थिंक कि 2000 रुपीज का नोट इतना ज्यादा यूज नहीं होता है? To transact, like for a day-to-day life, you can't transact 2000 rupees usually. Like even with the digital payment, the circulation of money is not high in the market. It is only used by the big businessmen for the big transactions, Correct. so that the number of notes are less as compared to 500 or 200 rupees. So 100. Correct. Yes. So in that, it is the Yes. Okay. So use इसलिए कम हो रहा है. किसी और did you want to say something? Okay. जनरल डिनोमिनेशन जो हमारे यहाँ यूज होती है वो क्या है? नॉर्मली ना जनरल डिनोमिनेशन that we use in India is 10, 20, 50, 100, 200, 500 और कॉइन्स लगा सकते हो आप 1, 2 या 5 रुपीज के कॉइन्स. सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं. अगर आप 10 भी लेकर आओगे तो फिर वापस से यही आ जाएगा, मतलब कॉइन्स के बाद 1, 2, 5, 10. ठीक है. तो इन्हीं के डिनोमिनेशन सबसे ज्यादा यूज होते हैं. और बाय सिंपल रीजन है कि अगर आप कुछ भी कहीं पे, मतलब स्पेशली फिजिकल फॉर्म ऑफ नोट्स, डिजिटली तो आप कुछ भी यूज करते हो, बट फिजिकल फॉर्म के लिए अगर आप मतलब नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए एज शी सेड कि आप 500 रुपीज का नोट दे रहे हो, तो एटलीस्ट उसके बाद की जो डिनोमिनेशन है 200 का है, तो वो आप चेंज बहुत ईजिली कर सकते हो. बट 2000 के बाद आपका डायरेक्टली 500 रुपीज का नोट आता है. ठीक है. तो उसका नॉर्मल लाइफ में ट्रांजेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज वाई 2000 रुपीज का कोई, और वन मोर रीजन इज कि हमारे पास 1000 का नोट नहीं है अब, 5000 का नोट नहीं है अब.
ठीक है, तो 2000 के साथ एटलीस्ट 1000 का नोट होता तो दैट वुड हैव बीन ईजियर, ठीक है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि अभी यूज भी बहुत कम, बिकॉज आप नॉर्मल लाइफ में देखो, आप ऑटो वाले को 2000 का नोट दोगे तो वो बोलेगा तुम वैसे ही चले जाओ, हम चाहिए ही नहीं. कौन से 10 रुपए के लिए वो 2000 का नोट कैसे खुला करेगा, ठीक है. सो दिस इज द जनरल डिनोमिनेशन यूज्ड. ओके, नेक्स्ट, ये हो गया हमारे 3 पॉइंट्स. फोर्थ पॉइंट इज कि ड्यूरिंग 2017 आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन 2017 में 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी सप्लाइड इन द मार्केट, मतलब जितनी भी मनी सप्लाइड है मार्केट में उसका 50% अमाउंट जो था वो 2000 रुपीज़ के नोट के टर्म्स में था. मतलब आफ्टर डीमोनेटाइजेशन 2000 रुपये के नोट हाफ ऑफ द नोट्स थे इन द टोटल मनी सप्लाइड, ठीक है. उसके बाद 2018 में ही इट फेल डाउन टू 37.3%, और आज इन 2023, in March 2023, it is just 10.8%. So this is the data for what we have seen above. कि 50% पहले इतना ज़्यादा नोट यूज़ हुआ था आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, बिकॉज उन्होंने चेंज करवाए तो मार्केट में पैसा तो आ गया बट उसका यूज़ नहीं था तो वो खत्म होता चला गया. सो इट्स जस्ट 10.8%. तो सीइंग दिस इट इज़ वैलिड कि इसका यूज़ नहीं है तो इसको हटा देना चाहिए. सो दीज आर द रीजंस गिवन बाय RBI. गॉट? किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट? Okay, so these are the reasons. Now what will be the impact? I'll be dictating, no need to write anything. Okay, आप बस discuss करो अभी. Impacts क्या होंगे उसके? अच्छा impact क्या होगा? अभी आपने बोला था कुछ. ब्लैक मनी सबसे ज्यादा किस डिनोमिनेशन में होता है? हायर डिनोमिनेशन में, क्योंकि उसको कलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है. सो पहले तो ब्लैक मनी को हम डील कर पाएंगे. सेकेंड थिंग, क्या अच्छा नहीं होगा इससे? एनीथिंग नेगेटिव? नेगेटिव या फिर आप बोल सकते हो कि दैट मे क्रिएट हैसल इन द मार्केट. Big transactions. Physical transactions. बिग बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो डिजिटली जा रहे हैं, मतलब अगर वो ब्लैक मनी नहीं यूज कर रहे हैं तो. और कुछ? करेक्ट. कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है. ओके, प्रिंटिंग कॉस्ट. और कुछ? क्योंकि मतलब जो RBI ने बोला वो मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी तो मेरा भी यही क्वेश्चन है. लेकिन व्हाट दे से इज कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो क्योंकि 500 और 1000, जो मैंने अभी बोला कि 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी सप्लाइड इन द मार्केट वाज ऑफ 2000 रुपीज नोट्स इन 2017. 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन आया उस टाइम पर 500 और 1000 के नोट्स 80% थे. मतलब 80% ऑफ नोट्स और करेंसी इन द मार्केट बिलोंग टू 500 और 1000 रुपी नोट्स. तो अगर उनको हमने डीमोनेटाइज कर दिया तो इतनी जल्दी पैसा वापस कैसे आएगा? तो हमें वापस भी तो मनी सप्लाई बढ़ानी भी तो है, क्योंकि कितनी कम हो जाएगी उससे. समझ लो 80% पैसा आपने निकाल लिया तो वापस भी तो लेकर आना है, तो 2000 से थोड़ा इजीली वापस आ सकता है. समझे? ब्लैक मनी के बारे में पूछ रहे हैं आप? उसका मतलब कि वैलिडिटी खत्म हो गई, इसलिए मतलब नोट्स प्रिंट किए और उसमें 2000 का नोट इंसर्ट किया. अब 2000 रुपए को प्रिंट करने के पीछे इंटेंशन ये था कि लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाए. बट 2000 का नोट एक हायर डिनोमिनेशन के साथ तो वो नहीं होना चाहिए था. वो तो नहीं होना चाहिए था, वो तो मेरा भी क्वेश्चन है. लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि वो वापस ले रहे हैं तो अगेन, क्योंकि लोग यही बोलेंगे कि क्यों वापस ले रहे हो, अगर लेके ही आए थे तो. फर्स्ट थिंग, पहली बात तो लेकर क्यों आए, और लेकर आए थे तो 5 years में वापस क्यों ले रहे हो, तो उसके लिए उन्होंने ये रीजंस दिए, ठीक है. वो तो दैट इज वैलिड कि 2000 का नोट आएगा तो उतना ही ज़्यादा ब्लैक मनी आ सकता है, बहुत ईजी हो जाता है कलेक्ट करना. तो वही तो वो रीजन दे रहे हैं कि लिक्विडिटी होगी तभी तो इम्पैक्ट पड़ेगा. जब नोट्स हैं ही बहुत कम मार्केट में
तो इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? उसका डेटा दिया ना उन्होंने, समझे? समझे? कोई कुछ डाउट है? ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, बैंक के पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है? अगर 2000 के नोट आप दो तरीके से अब वापस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? या तो आप 20,000 कर करके एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब लिमिट इज 20,000 एट अ टाइम, या फिर आप अमाउंट डायरेक्टली जमा डिपॉजिट करा सकते हो। तो अल्टीमेटली तो बैंक के पास डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। बैंक के पास ज़्यादा अमाउंट होगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स पे अफेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे? कम क्यों हो जाएंगे? हाँ, तो रीज़न क्या है इंटरेस्ट रेट्स के नीचे जाने का? क्यों करते हैं वैसे इंटरेस्ट रेट्स? अगर हाई सप्लाई ऑफ मनी है या फिर हायर अमाउंट ऑफ मनी विद द बैंक, तो इंटरेस्ट रेट्स कम क्यों करते हैं? सप्लाई ज़्यादा होगी उनके पास, सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड क्रिएट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं। ठीक है, तो बैंक का इंटरेस्ट रेट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे सबको समझ? कुछ डाउट है तो अब यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट आई विल बी गिविंग यू नोट्स। ठीक है, पॉइंट वाइज नोट्स मिलेंगे आपको। हम जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे, फिर नोट्स लिखेंगे। उसके बाद जो आपको शीट्स दी हैं, आंसर शीट, एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स ओनली, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उन नोट्स को चाहे आप देख कर भी करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप देख कर लिखो, लेकिन आपको उनके आंसर फॉर्मेट में आंसर लिखना है, मतलब उसी क्वेश्चन को आंसर फॉर्मेट में लिखना है आपको। ठीक है, चाहे आप नोट्स देख कर लिखें। दिस इज फॉर योर आंसर राइटिंग। एंड अगर आप करना चाहो यहाँ पे करो, वी वुड सजेस्ट कि आप यहीं पे लिखो एंड देन सबमिट, एंड देन विल बी गेटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज योर चॉइस। ठीक है, वी स्टार्ट राइटिंग। पुट द हेडिंग विड्रॉल ऑफ ₹2000 notes. The RBI announced the withdrawal of its highest value currency note ₹2000 from circulation. However, the notes will continue to be legal tender which implies that consumers can purchase goods using the currency. ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। लेकिन हर क्वेश्चन का ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, जो आपको आता है वो आपको आंसर में नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको आंसर में लिखना है। दैट इज द रीजन ऑफ मी गिविंग द क्वेश्चन एट द एंड। ओके, नाउ सॉरी, टिल 30th September. We'll update it afterwards. ठीक है, अभी के लिए इट इज टिल, मतलब टिल 30th September. अगर कुछ और न्यूज़ आएगी तो हम अपडेट करेंगे इसको। और जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हो, तो जब भी करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं तो लास्ट में 1-2 पैराग्राफ की स्पेस छोड़ के रखो, बिकॉज वो अपडेट होता है।
Okay. Then next heading, reasons for the withdrawal. मतलब सब heading है, reasons for the withdrawal. अभी पॉइंट नहीं लिखना है, अभी नॉर्मल लिखना है, उसके बाद हम पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है. द ₹2000 बैंक नोट was introduced in November 2016 under section 24(1) of the RBI Act, comma, section 24(1) of the RBI Act, primarily to meet the currency requirement of the economy in an expeditious manner after the withdrawal of the legal tender status of all the rupees 500 and 1000 bank notes, all the rupees 500 and 1000 bank notes in circulation at that time. हाँ जी, rupees 1000 and 500 and 1000 bank notes in circulation at that time. अब फर्स्ट पॉइंट लिखो. Every currency note especially paper note has a lifespan of 4 to 5 years. So it is very normal for the RBI to withdraw them and take them out of circulation. सेकेंड, ये क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में था, ठीक है, बट क्लीन नोट पॉलिसी हम दोबारा भी मेंशन करेंगे, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, अबाउट 89% of the rupees 2000 denomination notes were issued prior to March 2017 and are at the end of their estimated lifespan, March 2017, and are at the end of their estimated lifespan of 4 to 5 years. Third point,
the total value of these banknotes in circulation has declined from 37.3% in March 2018 to only 10.8% in March 2023, 31st March 2023. So the impact of withdrawal will be very marginal for the economy. Next point, the withdrawal of rupees 2000 currency notes also aims to restrict its hoarding and proliferation of black money. Its hoarding and proliferation of black money. Huh? Hoarding, HOARDING, hoarding and proliferation of black money. जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा था यहाँ पर, उसमें एक लाइन और ऐड कर लो. द क्लीन नोट पॉलिसी of the RBI ensures the availability of good quality banknotes to the public. और क्लीन नोट पॉलिसी को अंडरलाइन कर लेना. Ensures the availability of good quality banknotes to the public. Conclusion. लिख लिया इतना? The objective of introducing rupees 2000 banknotes after demonetization in 2016 has been met and it is high time to withdraw the highest value currency note. The impact of the withdrawal will be very marginal on the economy
as it accounts for only 10.8% of the currency in circulation. ठीक है, डन. नेक्स्ट टॉपिक, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स. किसी को पता है क्या होता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स? This is a practice where banks don't allow a certain lending practice or a certain loan to be classified as an NPA. So they, I think, repeatedly lend to the same lender who is defaulting continuously on loans being lent. So that Correct. was सही है, करेक्ट. चलो इसका भी बेस समझते हैं पहले. बैंक किसी को लोन देता है, ठीक है. बैंक गेव अ लोन टू अ कस्टमर, उसने रीपे कर दिया, तो ये किस टाइप का एसेट होगा बैंक के लिए? स्टैंडर्ड एसेट. देयर इज अनदर कस्टमर और अ कंपनी, लेट्स से, लोन दिया लेकिन इट वॉज नॉट एबल टू रीपे इट बैक. सो देन व्हाट विल हैपन? उसी टाइम नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया वो. हाँ? क्या? एनपीए कब डिक्लेयर होता है कोई एसेट? आफ्टर 90 डेज. 90 डेज तक वेट करते हैं. अगर 90 डेज तक नहीं रीपेमेंट हुआ, देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एनपीए. उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? एनपी हो गया, फिर उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे? तो वो कौन सी कंपनी है? मतलब नॉर्मली बैंक जाएंगे एनसीएलटी के पास. एनसीएलटी की फुल फॉर्म किसी को पता है? यहाँ पे आधे लोगों ने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की हुई है. कौन कौन है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स वाले? एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन नहीं, नेशनल कंपनी फॉर लॉ ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो वो क्या व्हाट इज उनका काम क्या है? ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कंपनीज एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद द बैंक्स. ठीक है, तो एनपीएज अगर होते हैं तो बैंक जाएंगे एनसीएलटी के पास टू आस्क देम टू हैंडल दिस डिस्प्यूट और टू ब्रिंग बैक दी एसेट्स. ठीक है, तो अब ये तो होता है नॉर्मल प्रोसेस. अब इस केस में एक और चीज बैंक करती है. बैंक के पास जितने ज्यादा एनपीएज होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे, उनकी रेपुटेशन उतनी कम होती जाती है, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन आता है कि उन्होंने सही से चेक नहीं किया, या मतलब इट इज देयर फॉल्ट कि उन्होंने दे हैव गिवन लोन टू द डिफॉल्टर, जो कि दे कुड हैव फाउंड आउट अर्लियर ऑल्सो. ठीक है, सो जितने ज्यादा एनपीएज होंगे उनकी रेपुटेशन कम होगी. तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि मान लो 2023 में किसी कंपनी को लोन दिया, उसने रीपे कर दिया. ठीक है, अब 24 में उसने रीपे नहीं किया, तो बैंक क्या करेंगे? उसको दोबारा लोन देंगे टू रीपे द अर्लियर लोन, कि तुम लोन ले लो, तुम मुझसे पैसा ले लो और मेरा ही पुराना लोन रीपे कर दो. तो ऐसे ही वो बार बार चलता जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगी कि आप बार बार उन्हीं को, जो डिफॉल्टर्स हैं, उन्हीं को बार बार लोन दे रहे हो कि पुराना लोन आप कवर कर लो या फिर उनको रीपे बैक करो. और क्यों करा जाता है ऐसा? बाय ताकि उनके स्टैंडर्ड एसेट्स शो हों,
उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं शो हो, ठीक है, क्योंकि अब तो वो 90 डेज का जो टाइम चला गया वो अर्लियर एसेट्स के लिए था, बट जो नया टाइम है उनको ये लगता है कि चलो अब तो क्या पता नॉर्मल हो जाएंगे, कर देंगे, बट अदरवाइज वो उनके लिए भी, बिकॉज ताकि उनकी रेपुटेशन रहे एंड उनके स्टैंडर्ड एसेट्स शो हो, बिकॉज जितने ज़्यादा एनपीएस से पता लगता है कि फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बैंक की, ठीक है, अगर उनके ज़्यादा एनपीएस है तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बैड दिखती है, गलत गलत दिखती है, तो और अगर वो स्टैंडर्ड एसेट्स शो करते हैं तो ऑब्वियसली दे आर having a good reputation in the market. Okay, so for that reason, so this is known as evergreening of loans, ठीक है, कि बार बार लोन्स देना, एवरग्रीन लोन्स चल रहे हैं, तो जो कंपनी है, उस जो बैंक है उसका ये प्रोसेस होगा एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, और जो कंपनी है जो बार बार डिफॉल्ट कर रही है, जो रीपे नहीं कर रही है, उनको क्या बोलेंगे, कुछ आइडिया किसी को? ज़ॉम्बी कंपनीज या फिर ज़ॉम्बीज, ठीक है, जो कंपनीज डिफॉल्ट कर रही हैं या एनपीएस क्रिएट कर रही हैं, डिफॉल्टर्स हैं, रीपे नहीं कर रही हैं, उनको बोलते हैं ज़ॉम्बी कंपनीज या ज़ॉम्बीज। ओके, अब इससे होगा क्या, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? बता ही दिया मैंने, अब खुद ही बता दो एक बार, इम्पैक्ट क्या होगा, बैंक्स का क्या होगा? और You won't be able to give new loans to new companies because they are just financing to the earlier ones. और अभी क्या बताया मैंने? ये आरबीआई क्यों मना कर रहे हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स के लिए? कि किसी भी बैंक की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चल पाएगी, कि वो भी डेट में चल रहे हैं, एक्चुअल में एनपीएस क्रिएट हो रहे हैं, बट वो खुद ही उन एनपीएस को कवर कर रहे हैं, सो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन विल बी हिडन फ्रॉम द पब्लिक एंड द मार्केट। ओके, सो दिस इज द मेजर इम्पैक्ट दैट विल हैपन। अब ये तो अभी हुआ है दैट अभी क्या मतलब, पहले से भी बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, लेकिन दिस इज इन द न्यूज, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट, बट बिफोर दैट ऑल्सो एसेट क्वालिटी रिव्यू सुना है आपने कभी? जब रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर थे तो उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए थे, एसेट क्वालिटी रिव्यू, उसमें भी यही था कि एसेट, बिकॉज दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम वेरी, मतलब बहुत पहले से चलता आ रहा है कि हाइड करते हैं अपने एनपीएस को लोग, तो उनकी क्वालिटी को रिव्यू करने के लिए एसेट क्वालिटी रिव्यू पॉलिसी लाई गई थी बाय रघुराम राजन। ओके, सो दिस वाज आल्सो सिमिलर टू दैट ओनली। ओके, आ गया समझ? कोई डाउट तो लिखो। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हेडिंग डाल दो। Recently, RBI governor, while addressing the bank board, raised concerns, addressing the bank board, raised concerns, BOARD board, raised concerns over banks using innovative methods, banks using innovative methods for evergreening of loans. As per him, banks are covering up the real status of stressed loans of corporates
NPAs को stressed loans भी बोला जाता है, stressed loans for of corporates to project an artificial clean image, to project an artificial clean image with corporates. ये हो गया कि why it was in news basically. इसके बाद एक सब हेडिंग अगेन डालो, evergreening of loans, मतलब meaning of evergreening of loans basically. First point, evergreening of loans refers to evergreening of loans refers to a practice used by financial institutions to extend or renew existing loans to borrowers who are struggling to repay their debts. Second point इसी के अंदर, it involves granting additional funds. It involves granting additional funds or rolling over the outstanding debt. Rolling over the outstanding debt. Third point, it is done to create the appearance that the borrower is making timely repayments and maintaining a healthy credit profile. And maintaining a healthy credit profile. Next subheading, why do financial institutions engage in evergreening of loans? Why do financial institutions engage in evergreening of loans? First point, to avoid recognizing non-performing assets, bracket में NPAs, on their balance sheet. Second, if an account turns into an NPA, banks are required to make higher provisions
अब ये भी होता है कि एनपीएस अगर ज़्यादा है तो प्रोविजंस का मतलब समझते हैं, उसके लिए कुछ अमाउंट असाइड रखते हैं वो, क्योंकि अगर वो वापस आता पैसा तो उसका कुछ यूज़ होता, तो अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके लिए कुछ अमाउंट उनको प्रोविजन मतलब करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो अगर ज़्यादा एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा एज प्रोविजंस, एंड देन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों होगी, क्योंकि वो इन्वेस्ट कम कर पाएंगे तो वो प्रॉफिट कम अर्न कर पाएंगे, ठीक है। So that is why they do not want to show their NPAs. If an account turns into an NPA, banks are required to make higher provisions which will impact their profitability. Okay? Which will impact their profitability. Third point, a loan turns into an NPA if the interest or installment remains unpaid even after the due date and remains unpaid for a period of more than 90 days. ये 90 days जो है वो ड्यू डेट के बाद काउंट होते हैं, and remains unpaid for a period of more than 90 days. So to avoid classifying a loan as an NPA, and to maintain a positive relationship with borrowers, banks adopt the evergreening of loans. Next subheading, risks associated with evergreening of loans. Risks associated First point, it can lead to a cycle of increasing debt. It can lead to a cycle of increasing debt. Second, problematic for the overall stability of the financial system. Overall stability of the financial system. Third, inflates the quality of the institutions. Inflates the quality of the institution's loan portfolio. Loan portfolio. इसका मतलब क्या है लास्ट पॉइंट का? बैंक में बैलेंस बैलेंस शीट में सिर्फ अच्छी लोन फाइनेंस में लिखा जाएगा, मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लोन्स काफी
दिखाई जाएगी कि सारे रूल्स डिकेड हो रहे हैं, मेरा बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली मिसलीड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को और बाकी बोरोवर्स को भी, ठीक है। तो मतलब फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी दिख रही है बैंक्स की। कंक्लूजन लिख लो बस 2 लाइंस। Evergreening of loans involves extending fresh credit to borrowers already facing difficulties in repaying existing loans. Already facing difficulties in repaying existing loans. Addressing evergreening requires regulatory vigilance, ethical lending practices, and mechanisms that promote transparency and accountability in the banking sector. Mechanisms that promote transparency and accountability in the banking sector. हो गया? नेक्स्ट रीड करो इसको। Now they have used financial loan or interest on that loan is same अच्छा, to the same company. for the same company they are using financing evergreening the They are not able to pay the existing interest rate. How they will be asking for an increased interest rate? Same interest rates. They can be anyone. हाँ. और कुछ कोई क्वेश्चन? ये पढ़ो। तो मतलब कांस्टेंट का मतलब जो नॉर्मल बैंक रेट चल रहा है वही देंगे इंटरेस्ट रेट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए कोई बढ़ा देंगे इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। 75 रुपये का कॉइन कब आ रहा है मार्केट में? आ गया? मार्केट सर्कुलेशन के लिए नहीं है। कैसा कॉइन है ये? आप खरीद सकते हो इसको? आप खरीद नहीं सकते इसको। तो इसको क्या आगे कौन सा कॉइन है? तो इसको कौन सा कॉइन बोलते हैं? कॉमेमोरेटिव कॉइन। क्या मतलब होता है कॉमेमोरेटिव कॉइन का? कॉमेमोरेटिव कॉइन किसी भी टाइप का मार्केट में नहीं आता। अच्छा, ठीक है। कितने टाइप के कॉइन्स होते हैं?
कॉइन्स की डिस्कशन करेंगे। कितने टाइप के कॉइन्स होते हैं? एक तो नॉर्मल कॉइन्स होते हैं, ठीक है, 1 2 5 10 जो अभी हमारे पास है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन्स, हाँ चल 20 भी है। उसके अलावा कॉमेमोरेटिव कॉइन्स कितने टाइप के होते हैं? कॉमेमोरेटिव कॉइन्स कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं। एक वो जो विच आर यूज्ड एज लीगल टेंडर, मतलब विच आर गिवन द लीगल स्टेटस ऑफ लेंडर, लिख दिया मैंने, लीगल टेंडर, एंड द अदर विच आर नॉन सर्कुलेटरी, ठीक है। लीगल टेंडर का मतलब ये है कि दीज आर सर्कुलेटरी, लेकिन जो ये वाले कॉइन्स होते हैं, ये दीज आर कमिंग इन द मार्केट, दे आर कमिंग इन सर्कुलेशन ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉइन्स वो सर्कुलेशन में भेज देंगे, बस उसके बाद नहीं आएंगे, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इससे पहले कब हुआ है? एक तो आईपीएल बता दिया इन्होंने, और कुछ कौन? अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नहीं था, और किसी के लिए था। 1 रुपी का कॉइन आया था जवाहरलाल नेहरू जी के लिए इन 1964 आफ्टर ही हैड डाइड, ठीक है। कुछ टाइम तक वो सर्कुलेशन रहे थे, उनकी फोटो लगी हुई थी, और आगे वो 1 रुपी का कॉइन था। तो जो ये 75 रुपीज के कॉइन है, ये किस लिए आए हैं? 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से। और ये कौन से वाले कॉइन्स हैं? नॉन सर्कुलेटरी कॉइन्स है। इसको आप खरीद नहीं सकते हो। हाँ, कितना रेट, मतलब कैसे पता चलेगा क्या रेट है? गवर्नमेंट भी किसी बेसिस पे डिसाइड करती होगी। सप्लाई डिमांड के बेस पे कॉस्ट डिसाइड। हमारे पास जो शर्ट पहनी है वो किसके बेस पे डिसाइड होती है? उसका प्राइस, उसका कॉस्ट, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट आता है उस पर डिपेंड करता है। जो ये कॉइन है ना, जैसे 75 रुपीज का जो ये वाला कॉइन है, बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है इसमें, जिसमें जिंक है 5%, जिसमें निकल है 5%, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सिल्वर है 50%, और इसके अलावा इसमें कॉपर है 40%। गोल्ड नहीं है। तो और ये इसका वेट है 35 ग्राम्स, ठीक है। तो अब इसका कैसे डिसाइड होगा, इसका प्राइस क्या है? सिल्वर का जैसे अगर आज आप रेट देखोगे तो 1 ग्राम 1 ग्राम 73 रुपीज का है, तो आप लगा लो इसका कितना बनेगा। 35 ग्राम्स है, 35 इंटू 73, 2555 के अराउंड बनेगा, और इसका 50% है, तो 1250 के अराउंड आपको ये खरीद सकते हो। आप कहाँ से खरीद सकते हो? एक साइट होगी, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, SMPCIL ऐसे करके, SP, हाँ, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड ऐसे कुछ है, ठीक है। यहाँ से जाके आप खरीद सकते हो इसको इस रेट पर, सिल्वर के रेट पर, क्योंकि अगर ये करेंसी 75 रुपीज की देने लगे तो लोग बेचकर इसको 1250 रुपये खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता है। बट वो, और जो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं वो किस लिए, मतलब क्यों क्यों लाए जाते हैं, वो क्यों बनाए हैं वो कॉइन्स? अबाउट तो कॉइन्स, तो आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कॉइन्स आए हैं। Significance of an event, significance of a person, of a personality, or any important event.
उसको बनाने के लिए, तो आप खरीद सकते हो, आपके पास हो सकता है, लेकिन वो 75 रुपीज़ में नहीं मिलेगा 75 रुपीज़ का कॉइन। Can be transacted in the नो ना, even at the lower value, even if you're paying like more than 75. how it will be Can transacted? that person pay that money 75 rupees with that coin? 75 रुपीज़ में आप मुझे वो कॉइन दे दोगे, मतलब आपको 75 दे दो, मैं 1200 रुपीज़ ले It लूँगी। is possible to transact that coin in the market if both parties are willing. If you have that coin and you want to give me that coin in 75 rupees And I want to purchase something from you. at 75 rupees, so I'll get 1200 rupees out of it. आप 75 ले लो मुझसे. So it is like a legal tender. Which can be It is not a legal tender. It is not used as money. But if you have purchased that coin, then you can give, if you, मतलब the other person is ready to take, अगर उसको पता है कि इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है. But if the other person, if the shopkeeper is not ready to take it, then you cannot transact. Obviously not. It is not a legal tender. It is not used as currency. It is just a metal. वो as a metal वो आपसे खरीद सकता है, वो उसकी choice है. ठीक है, चलो अब इतना ही था, इसमें लिखते हैं. अब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आई विल बी गिविंग यू दैट टू, अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या आएगा तो, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आपको लग नहीं रहा होता. चलो, ₹75 कॉइन रिलीज्ड ऑन, कब रिलीज हुआ था ये? न्यू पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन पे. हेडिंग डाल दो, ₹75 कॉइन रिलीज्ड ऑन न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन डे. To mark the inauguration of the new parliament building, the Prime Minister released a commemorative coin of ₹75 denomination. Second point, points में लिखो ये भी ऊपर. India has been issuing commemorative coins for several reasons, such as paying homage to notable personalities, spreading awareness about government schemes, or remembering key historic events. The country released its first commemorative coin in 1964 in honor of Jawaharlal Nehru, who had passed away that year. इसके नीचे सब हेडिंग डालो, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स.
इसमें हम एक वो पॉइंट लिखेंगे जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था. द गवर्नमेंट हैज द पावर to design and mint coins in various denominations it has been given this right under the Coinage Act 2011. Coinage Act. Coinage Act. एक और सब हेडिंग डालो अबाउट commemorative coins. These coins are distinct from regular circulation coins they are not intended for everyday transactions but rather serve as collectible items or gifts. The RBI also issues special commemorative coins in limited quantities primarily in precious metals quantities primarily in precious metals to honor eminent personalities or national achievements. Eminent personalities or national achievement. हाँ क्या अच्छा to honor eminent personalities or national achievements. Conclusion. The release of the 75 rupee coin is a way for the government of India to commemorate India's 75th year of independence. It is also a way कहाँ तक लिखा है बताओ नहीं वो confused है 75th year of independence. It is also a way for the government to promote awareness of India's rich history and culture.
अब आप जो शीट आपको दी है वो निकाल लो. Question number 1. Discuss the reasons and implications of the withdrawal of 2000 rupee note from circulation in India. Analyze the impact, इसी में है, analyze the impact of this decision on various stakeholders, including the economy, banking sector, and general public. Question number 2. Explain, ये 250 वर्ड्स में लिखना है आपको, ठीक है. Explain the concept of, second question है ये, 250 for first question. 3 क्वेश्चन. अच्छा शीट कम है, अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो. काफी है, शीट तो वैसे 8 पेजेस है ना. क्वेश्चन नंबर 2. लिखोगे या बस पलटते रहोगे? बोलूं मैं? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ evergreening of loans in the banking sector. How does it impact the financial health of banks and borrowers? How does it impact the financial health of banks and borrowers? Discuss its ethical implications. टू 250 वर्ड्स ये भी. क्वेश्चन नंबर 3. ये 150 वर्ड्स का है तो इसके लिए कम स्पेस छोड़ सकते हो आप लास्ट क्वेश्चन के लिए. Discuss the significance of the newly released ₹75 coin highlighting its relevance
in the country's monetary landscape. Relevance in the country's monetary landscape. वन 150 वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, ये आप लिख लेना. उससे पहले एक अनाउंसमेंट है. 18 जुलाई से आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू कोर्स दैट इज जीएस इकोनॉमी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होगा. उसमें बेसिकली आपका बेस बन जाएगा ऑफ इकोनॉमी. वैसे तो आपका है, अगर और बनाना है तो उसमें बेस बन जाएगा ऑफ इकोनॉमी. एंड आर प्रोसेस ऑफ दिस कोर्स वुड बी कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे. कोई भी एक टॉपिक लेंगे, उसका पहले बेस क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेंगे. उसके बाद उसी से रिलेटेड जो PYQs आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो डिस्कस करेंगे, ताकि इन एवरी क्लास यू विल फील दैट व्हाट यू आर डूइंग इज रेलिवेंट. कि आपके वो क्वेश्चन आ चुका है और वो आपको क्लियर हो चुका है, उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो. PYQ करेंगे, उसके बाद MCQs एंड मेंस का आंसर राइटिंग ऑफ द सेम टॉपिक इन द सेम क्लास. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, PYQs, MCQ एंड आंसर राइटिंग तीनों साथ में चलेगा हमारा. तो इस तरीके से वील बी प्रोसीडिंग विद दिस कोर्स. दिस इज स्टार्टिंग ऑन 18th of July. Anyone who wants to join can join. And because you are the old students, because आप economics option और IES के already batch में हो, तो for you all there is a special discount you can ask from reception. ठीक है, heavy discount for you all. ठीक है, तो वो आप पूछ लेना. And you can proceed with your answer writing. Okay, thank you.